अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स बट नॉट इन वाशिंगटन। मैं मिड वेस्ट में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ बहुत सुबह का वक्त है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में मशरिक़ वस्ती में नॉर्थ अफ्रीका के अंदर 24 जुलाई 2025 और जुमेरात के दिन की दोपहर से आगे का वक्त है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, हिंदुस्तान से भी है, उनका ताल्लुक ईरान और मशरिक़ वस्ती से भी है। उन डेवलपमेंट्स और कभी मैं जिक्र करूँगा और उनका एनालिसिस भी मैं आपके सामने रख सकता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान से और इमरान खान से, जहाँ से तकरीबन 15, साढ़े 15, 16 घंटे पहले इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे उर्दू में एक ट्वीट जो है, उनका एक मैसेज जो है वो रिलीज़ हुआ, जिसके 2-3 बड़े अहम नुक्ते हैं जो मेरे सामने हैं। इमरान खान उस ट्विटर में उन्होंने उस ट्वीट के अंदर इमरान खान ने ये कहा कि जिस तरह से इमरान खान के साथ अडयाला जेल में सलूक किया जा रहा है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी सियासी लीडर को इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया और कोई भी सियासी लीडर ऐसा नहीं था जिसकी गैर सियासी जो बीवी है उसको जेल में इस तरह से बंद कर दिया गया हो। ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में वो कह ही रहे हैं कि लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। लोग कहते हैं जी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा भी जेल में गई, वो ख़ुद भी कहती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में गई और भी बहुत सी सियासी ख़वातीन जो हैं उनको जेल में कुछ महीने या साल जो हैं महीने बर्दाश्त करने पड़े। इसी तरह से यास्मीन राशिद भी हैं और भी बहुत सी ख़वातीन हैं। लेकिन इमरान खान कह ही रहे हैं कि अगर इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेल में थीं या कभी मरियम नवाज़ को कुछ महीने जेल में गुजारने पड़े, तो ये वो ख़वातीन थीं जो डायरेक्टली बराह रास्त सियासी रोल अदा कर रही थीं, सियासत में पोजीशन लेती थीं, वो एक सियासी लीडर थीं, वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा थीं। लेकिन इससे पहले किसी भी सियासी लीडर, वो वली खान हो या वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या वो नवाज़ शरीफ हो या वो शाह महमूद कुरैशी हो, किसी की अहलिया को इस तरह से पाकिस्तान में जेल में बंद नहीं किया गया जिस तरह से इमरान खान को ह्यूमिलिएट करने के लिए, ज़हनी अजियत देने के लिए। और हम सब जानते हैं कि वो इसको बहुत महसूस करते हैं क्योंकि उनको एक एहसास जुर्म है। वो ये समझते हैं कि उनकी अहलिया बुशरा बेगम को, बुशरा बीबी को उनकी वजह से ये तमाम जो सूरत हाल है इसे फेस करना पड़ रहा है। तो इमरान खान ने इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। फिर उन्होंने इसमें ये कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि सूरत हाल ये है कि उनके घर वालों से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं होने दी जा रही, उनके सियासी रफ़्क़ाकार तक उनको रसाई नहीं है, उनके वकला तक उनको रसाई नहीं है। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि जो किताबें उनके घर वालों ने दी हैं जेल में, वो किताबें उन तक नहीं पहुँचाई जाती। पुरानी किताबें वो कहते हैं कि मैं कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ। फिर उन्होंने एक नई चीज़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब हालात ये हो चुके हैं कि वज़ू करने के लिए उन्हें जो पानी दिया जाता है वो गंदा होता है, गदला होता है, उसमें मिट्टी होती है, उससे वज़ू करना मुमकिन नहीं होता। ये सूरत हाल हमारे एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, या हम पाकिस्तानी लोगों का जो एक किरदार है, हमारा जो शऊर है, हमारा जो एक कैरेक्टर है, ये उसके ऊपर एक कमेंट है। ये सिर्फ जर्नैलों के कैरेक्टर के ऊपर कमेंट नहीं है। हम जर्नैलों को, फ़ौजी अफसरों को, करनैलों को बुरा कह के जो है कहानी ख़त्म कर देते हैं और सारा का मलबा उनके ऊपर फेंक देते हैं। ये दर हकीकत हमारी कौमी जो एक कैरेक्टर है ये उसकी रिफ्लेक्शन है। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी यही किया था। और पाकिस्तान में तो एक आम ख़याल ये है कि हेनरी किसिंजर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे। और बात है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद जब उनको फांसी हुई तो उस वक़्त हेनरी किसिंजर किसी भी पावरफुल पोजीशन में नहीं थे। तमाम पाकिस्तान में एक आम कयास ये है, एक आम ख्याल ये है, तासुर ये है कि हेनरी किसिंजर ने इन जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बदला लिया था। इसकी किसी किस्म की कोई मटेरियल एविडेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती इंटरनेशनल रिलेशंस के लिटरेचर के अंदर। हेनरी किसिंजर ने अपनी जो किताबें लिखी थी, जो मैंने पढ़ी हैं, उनकी 2 बहुत मशहूर किताबें हैं, वाइट हाउस ईयर्स विद ईयर्स ऑफ अपहीवल एंड वाइट हाउस ईयर्स। उसमें मैंने वो पैराग्राफ पढ़ा जहाँ उन्होंने लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एक बहुत ही क्राइसिस मोमेंट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप दी थी, जब पाकिस्तानी कौम टूट फूट चुकी थी, मायूसी का शिकार थी, गैर यकीनी का शिकार थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसे एक ऐसी ज़बरदस्त लीडरशिप दी थी जिसने उस कौम को उभारा था, उसे इंस्पायर किया था और उसे एक बार फिर दुनिया के नक्शे पर रखा था। इन व्यू ऑफ दिस हेनरी किसिंजर ने लिखा था कि जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ट्रीट किया बाद में, वो उससे पाकिस्तानी कौम के कैरेक्टर और पाकिस्तानी कौम के बारे में कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं मिलता। ये एग्जैक्टली वही सलूक जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ भी यहाँ पर अडयाला जेल के अंदर किया जा रहा है। और ये सिर्फ जर्नैलों और करनैलों का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी कौम के कैरेक्टर जो है उसकी अक्कासी यहाँ पे होती है। बहरहाल इमरान खान का मैसेज ये है कि मैं ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मैं अपनी कौम की खातर खड़ा हूँ
और मैं अपनी कौम को मुत्तहद देखना चाहता हूँ। और मेरा तमाम असासा और मेरा तमाम अगर मेरी कमाई है तो वो ये है कि मुझे लोगों का एहतमाद हासिल है। और उन्होंने 8 फरवरी 2024 के जो इंतखाबात चोरी कर लिए गए हैं उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। फिर उन्होंने कहा कि ये मौका नहीं है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उसमें फूट पड़ी हो, वो आपस में लड़ रहे हों, उनमें लड़ाई जारी हो। और आपको पता है कि अब तो एक धड़ा नहीं कई धड़े हैं जिनके आपस में लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा ये वक्त है कि तमाम तर जो तवज्जो और फोकस है वो 5 अगस्त 2025 की तहरीक और उसकी प्रोटेस्ट जो है उसके ऊपर होना चाहिए। फिर इसी ट्वीट के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे इसका कोई ख़ास मोमेंटम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अभी इमरान खान के ट्विटर हैंडल से ये चीज़ कह दी गई है। अगर मैं या कोई और पॉडकास्टर व्लॉगर ये कहेगा तो लोग कहेंगे कि शायद ये मायूसी फैला रहा है, लेकिन इमरान खान का कहना है कि उनको कोई ख़ास मोमेंटम जो है इसका नज़र जो है वो नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा ये देखें कि जो कुछ इमरान खान ने कहा अपने ख़ानदान से मुलाकात ना हो सकने के हवाले से, उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने गुज़श्ता 24 घंटे में अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके एक तरफ उनकी दूसरी बहन उज़मा खान है, दूसरी तरफ नौरीन खान खड़ी हैं, पीछे उनके सलमान अकरम राजा खड़े हैं, उनके पीछे खदीजा शाह साहिबा खड़ी हैं, कुछ और लीडर खड़े हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग अगर इसका पिक्चर पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि आज अलीमा कहती हैं कि मुझे तो 3.5 महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन आज तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि उज़मा को और नौरीन को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। अलबत्ता बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी साहिबजादी से हुई। और ये जो ट्वीट बाहर आया है ये शायद हो सकता है कि उसी रास्ते जो है ये मैसेज जो है ये बाहर आ सका हो। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान की आवाज़, उनका पैगाम जो है उसे भी बाहर आने से रोकने की एक तमाम तर कोशिश जो है वो हो रही है। अगर एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ बहुत से जो मुबस्सर और एनालिस्ट हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायनामिक्स को गौर से देखते हैं, वो ये कयास कर रहे हैं, वो एक स्पेकुलेशन कर रहे हैं, एक एनालिसिस कर रहे हैं स्पेकुलेटिव, कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्विट कर दिया गया है, जहां यास्मीन राशिद को, सेनेटर एजाज़ चौधरी साहब को, महमूद रशीद साहब को, इन सब लोगों को सज़ा दे दी गई है 10-10 बरस की, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्विट कर दिया गया है। अब वैसे उसकी एक्सप्लेनेशन तो है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का हमेशा से मौक़िफ़ था कि प्रोसिक्यूशन जो कहती है कि वो वहाँ मौजूद थे, वो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो किसी और जगह पे थे। लेकिन बाकी लोगों पे कौन सा कुछ सच्चा केस है, लोग ये देख रहे हैं। मैं आपको लोगों का मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूँ कि लोग देखते हैं कि बाकी कौन सा यास्मीन राशिद के ऊपर या सेनेटर एजाज़ चौधरी के ऊपर या किसी और के ऊपर या उमर सरफराज चीमा ने भी तो वो सब कुछ नहीं किया हुआ जिसका उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है शाह महमूद कुरैशी साहब की एक्विटल की, और वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस लोगों को नज़र आती है कि इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नया धड़ा जो है वो रीऑर्गेनाइज होगा, उसको तश्कील दी जाएगी। और जो एक्टिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर वाला, इनकी हो सकता है अहमियत जो है वो सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ढांचे में कम हो जाए। और ये जो नया ढांचा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके बारे में कयास ये है, लोगों का ख्याल ये है कि इसके दरमियान में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में रवाबित बढ़ेंगे और शरीफ ख़ानदान को अंडर प्रेशर जो है वो लाया जाएगा। ये एक एनालिसिस है लोगों का जो मैंने आपके सामने रखा है। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर शहबाज गिल साहब का जो लेटेस्ट उनकी जो वीडियो है, उनका जो व्लॉग है, उसके अंदर उन्होंने शुरू ही बहुत इंटरेस्टिंग एक इंकशाफ से और एक उन्होंने क्लेम किया है जिसमें वो कहते हैं कि 2 सहाफ़ी हैं फ़हद शहबाज साहब और हनीफ कमर, उनको कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत महीने पहले। मुझे ठीक तरह से क्लियर नहीं है कि उसका एग्जैक्ट टाइम क्या है, लेकिन मुझे समझ आ रही है कि 9 मई 2023 के हवाले से उसके कुछ अरसे के बाद, इसका मतलब 2023 की ये वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब बरमला ये कहते हैं, और उसमें सुनने वालों में मरीम भी हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, जब वो कहते हैं 9 मई के बाद कि इमरान खान को वक्त आ गया है कि ठोक देना चाहिए। और उसमें डॉक्टर शहबाज गिल का उस पर एनालिसिस यह है कि लफ्ज़ ठोक का पाकिस्तान में, पंजाब में जब भी इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब है कि किसी को कत्ल कर देना, उसको मार देना। तो वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इसका वक्त आ गया है कि इसको ठोक देना चाहिए, फ़ौज हमारे साथ है, परवाह करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, और जजों को भी कटहरों में लाना चाहिए ताकि जज जो हैं वो इमरान खान को रिलीफ ना दे सकें। अब ये जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगता है, मुझे वैसे ठीक तरह से क्लियर नहीं है कि ये 2023 की वीडियो है, और ठोक देने का मतलब सिर्फ क्या यही है कि मार देना चाहिए, या ठोक देने का मतलब यह है कि इसको बहुत बड़ी सज़ा जो है वो दे देनी चाहिए, उम्र कैद हो जानी चाहिए, सारी उम्र के लिए अंदर बंद कर दें, ये क्लियर नहीं है। बिकॉज अगर ये उम्र कैद वाला मामला है तो चीज़ें फिर उस तरफ चली भी गई हैं। अब इसके बारे में मज़ीद तो आप जो है बहुत सी बात मैं कर नहीं सकता, मतलब ज़ाहिर है इसके बारे में कोई डेफिनेट बात नहीं है।
ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में आपको मोहतरमा अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर ये बताती हैं कि इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान जो हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास नाइकॉप का कार्ड है। अब ये दोनों बेटे जो हैं इमरान खान के, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जहाँ वो 1-2 दिन पहले पहुँचे हैं। और यहाँ पर कैलिफोर्निया में जाके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की टीम के जो वज़ीर महकमा है जनाब रिचर्ड ग्रैनल साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। और फिर उनकी एक फ़ोटो भी है जिसमें उनको डॉक्टर आसिफ महमूद को, दोनों बेटों को, कासिम और सुलेमान को, रिचर्ड ग्रैनल को देखा जा सकता है। रिचर्ड ग्रैनल ने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए हैं। उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी में जैसा कि रीत है एक खप पड़ गई है कि ये मुलाकात जो है वो किसने करवाई है। सुनने में ये भी आया कि असल में ये मुलाकात तो पहले ही रिचर्ड ग्रैनल ने कह दिया था कि वो डीसी में करेंगे। थोड़े से वो भी हैरान हुए कि साहिबजादे जो हैं वो कैलिफोर्निया पहुंच गए उनसे मुलाकात करने के लिए, और कुछ और जो लीडर्स हैं उनके साथ वहाँ पे आ गए। अब ये कैसी उनकी एक्टिविटीज़ हैं अमेरिका में कासिम और सुलेमान की, जिसको बहुत से लोग सराहते हैं और बहुत उसको वो खुशी से देखते हैं, ये पॉजिटिवली देखते हैं। लेकिन बहुत से अमेरिका के अंदर पुराने पाकिस्तानी जिनके अमेरिका की सियासत पे, यहाँ की पावर डायनामिक्स पे उनकी अच्छी एक ग्रिप है, वो किसी हद तक हैरान होकर इसको देख रहे हैं। वो समझते हैं कि कासिम और सुलेमान को इस तरह से यहाँ आके रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट लोगों से मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका कोई, ये ऑप्टिक्स तो हो सकते हैं कम समझदार किस्म के लोगों के लिए, लेकिन इसका कोई भी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट जो है वो नहीं बनेगा। और उनका ख्याल ये है, इन लोगों का ये ख्याल है जिनकी मेरे से बात हुई है, एक से ज़्यादा लोगों की मेरे से बात हुई है, वो इस पर खासे परेशान भी हैं, वरिड हैं कि इस किस्म के ऑप्टिक्स क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं। वो समझते हैं कि जेम्स गोल्डस्मिथ की जो फैमिली, यानी जमायमा गोल्डस्मिथ और उनके भाई जैक गोल्डस्मिथ जो हैं, उनके लंदन के अंदर टोरी पार्टी के साथ और वहाँ की ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस किस्म के मुरासम ताल्लुकात हैं कि वो वहाँ से उनको इन्फ्लुएंस करके डोनाल्ड ट्रंप को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिकॉज मत भूलिए कि बरतानिया के हमेशा से अमेरिका के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात होते हैं, और साल में पता नहीं कितनी दफ़ा तो इनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग्स होती हैं, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो वो जो एंगल है कि बरतानिया के अंदर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो वहाँ की रॉयल्टी के ऊपर, वहाँ की नोबिलिटी पे, वहाँ की टॉप डिसीजन मेकर्स पे, कि वो उस फीलिंग को और उस प्रेशर को लेकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करें, वो ज़्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि दोनों साहिबजादे यहाँ पे अमेरिका में आके बहुत से सेनेटर्स के साथ मुलाकात करेंगे, कांग्रेसमैन से मुलाकात करेंगे। तो ये ऑप्टिक्स तो हैं, और लोग उम्मीद करते हैं कि शायद कोई बिहाइंड द सीन भी उनके पास एक बेहतर स्ट्रेटजी जो है वो एग्जिस्ट करती हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने अब से बहुत घंटे पहले, 8-10 घंटे पहले, मैंने एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनकी शख्सियत से आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, मैंने एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद का मैंने एक इंटरव्यू किया। एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो अमेरिका के एम्बेसडर अफ़गानिस्तान में भी रहे, इराक़ में भी रहे, वैसे तो आप लोग जानते होंगे अक़वाम मुत्तहिदा में भी एम्बेसडर रहे। और उसके बाद जो दोहा का प्रोसेस था तालिबान के साथ एंगेजमेंट का, जिसको दोहा एकॉर्ड कहते हैं, जिसके नतीजे में अमरीकी अफवाज का इनखला, विड्रॉल हुआ अफ़गानिस्तान से, उसका भी सारा काम जो है, उसका जो वज़न है, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने उठाया। उसके इससे पहले भी रेगन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने से अमेरिका की इंतज़ामी ढांचे का वो हिस्सा रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में बहुत गुर्बत में उन्होंने जन्म लिया था। उनका बहुत इंटरेस्टिंग ज़िंदगी का सफ़र। तो मैंने ज़ल्मे खलीलज़ाद की साथ एक बड़ी लंबी डिस्कशन की है, 1 घंटा 10-12 मिनट की, और उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसको मैं चंद घंटों में एडिट करके मैं उसको रिलीज़ कर रहा हूँ इंग्लिश चैनल पे, आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा पे। ये इमरान खान के हवाले से नहीं है, ना ही पाकिस्तान के हवाले से है, लेकिन इसमें इन दी एंड इमरान खान और पाकिस्तान के बारे में बहुत सी डिस्कशन है। पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, अमेरिका की, मुस्लिम दुनिया की बहुत सी डिस्कशन है। और मैंने इसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद से ये पूछा कि आपकी इमरान खान से कितनी दफ़ा मुलाकात हुई, आपने उन्हें कैसा पाया, और उसमें मैं तवक्को नहीं करता था कि जितना खुल के उन्होंने इमरान खान को सराहा। और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान, जैसे कि शुरू के मेरे अल्फाज याद करें इस वीडियो के, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है, मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ, बहुत इम्प्रेस हूँ, कि इमरान खान जो हैं वो दुनिया में कहीं पर भी, बरतानिया में, यूरोप में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते थे, सेलिब्रिटी बन के ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों की खातर उन्होंने एक तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान कर दी है। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप भी खासे खामोश हो गए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप की जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ लंच की मीटिंग हुई है। उस पर बहुत हंसे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। और फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी अपनी यादाश्तें इमरान खान के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई, डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद इमरान खान को किस नज़र से देखते हैं, फॉर्मर फर्स्ट लेडी अमेरिका की इमरान खान को किस नज़र से देखती हैं, इस हवाले से उन्होंने बहुत से कॉमेंट किए। तो ये अभी मैं वीडियो चंद घंटे में रिलीज़ करूँगा इंग्लिश की, इसे आप ज़रूर देखिएगा। अब चले थोड़ा सा ईरान, इसराइल, मशरिक़ वस्ता के पावर डायनामिक्स
यूएस की तरफ। अब से 24 घंटे पहले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अल जज़ीरा को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, और याद रहे कि अब से चंद दिन पहले ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जनाब टकर कार्लसन को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। ये वही इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बहुत चीज़ें उन्होंने इंपॉर्टेंट कहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि ईरान जोहरी हथियार नहीं बनाना चाहता, बिकॉज इमाम ख़ुमैनी जो हैं उनका एक फतवा था कि आप जोहरी ताकत ईरान ने नहीं बनना, लेकिन ईरान का ये हक है कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करे। और ये वही इंटरव्यू है टकर कार्लसन के साथ जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मसूद पेज़ेश्कियान को भी कत्ल करने की कोशिश की थी। जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग जब हो रही थी, उस मीटिंग पे हमला हुआ जिसमें मसूद पेज़ेश्कियान किसी हद तक थोड़े से ज़ख्मी भी हुए थे। अब मसूद पेज़ेश्कियान का जो अल जज़ीरा का इंटरव्यू है, ये उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर जनाब अब्बास अरगची का जो फॉक्स को इंटरव्यू है 2 दिन पहले, मेरा ख्याल मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, ये उसके बाद ये इंटरव्यू उनका सामने आया है। और इसमें जो फ़ॉरेन मिनिस्टर ने जो पोजीशन ली थी, जिसका मैंने पहले एनालिसिस किया था, उसको मसूद पेज़ेश्कियान ने रीइंफोर्स किया है जब उन्होंने ये कहा है कि ईरान जोहरी तवानाई और यूरेनियम को एनरिच करने का पूरा हक रखता है, इससे वो कभी पीछे नहीं हटेगा। और ईरान का ये सारा का सारा जो उसकी जो ये नॉलेज है, उसकी जो कैपेसिटी है, वो किसी डिवाइस के अंदर, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, बल्कि ईरानी साइंसदानों के जहन में है। और ये पूरा का पूरा प्लान जो है, ये ईरान का अपना एक डोमेस्टिक प्लान है। चूँकि ये एक डोमेस्टिक उनकी नॉलेज बेस है, इसे उनसे कोई छीन नहीं सकता। इस किस्म का कमेंट वैसे मैंने अमेरिकन एनालिस्ट का भी देखा है, प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर का भी मैंने इस किस्म का कमेंट देखा था। उनका कहना है कि ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कोई बोरोड प्रोग्राम नहीं है, वो कहीं से चुराया हुआ प्रोग्राम नहीं है, उनका टोटली इंडिजिनसली डेवलप प्रोग्राम है। तो उसे ख़त्म करना जो है वो इसराइल के हमलों के ज़रिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मसूद पेज़ेश्कियान ने यहाँ पर ये पोजीशन जो है वो ली है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में इसका एनालिसिस करते हुए कहा था कि ईरानी लीडरशिप अपने आप को एक मैक्सिमलिस पोजीशन इख्तियार कर रही है एक ऐसे मौके के ऊपर, जबकि उनकी नेगोशिएशन जो है वो एक तरफ तो यूरोपियन 3 जो हैं बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस के साथ हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ईरान और रशिया को चीन और रूस को उन्होंने एंगेज किया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 30 अगस्त की डेडलाइन रखी हुई है कि ईरान एनरिचमेंट के हवाले से ईरान के साथ एक डील हो जाए, वरना फिर उसकी इम्प्लिकेशंस होंगी और उसका ये ख़तरा है कि दोबारा एक जंग की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। अब मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक गलती की, और वो गलती मेरी इस वजह से हुई कि मैंने इन प्रिंट यही देखा था कि मंगल के दिन में E3 के साथ जो है मुलाकात होगी, यानी यूरोपियन 3 के साथ मुलाकात होगी ईरानियन नुमाइंदों की, रिप्रेजेंटेटिव की। लेकिन आई डोंट नो वो कैसे मिस प्रिंटिंग हुई है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन में असल में ईरान ने मुलाकात की है, ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने चाइनीज़ एंड रशियंस के साथ, और वो उनकी एक बातचीत हुई है इसी न्यूक्लियर इशू के हवाले से और ईरान की क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब चंद दिन पहले आप में से शायद जो लोग फॉलो करते हो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को, तो आपको शायद याद होगा कि रूस के सदर जब जंग हो रही थी, जब जंग अभी ख़त्म हो रही थी, सीज़ फायर हो रहा था इसराइल और ईरान के, उन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से रशिया के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट्स और जर्नलिस्ट ने ये पूछा था कि रूस ने ईरान की मदद नहीं की या ईरान ने क्या रूस से मदद नहीं मांगी। उस पर बहुत बरमला तौर पे खुल के रशियन प्रेसिडेंट का कहना ये था कि ईरान के साथ हमारा जो भी एग्रीमेंट हुआ उसमें ईरान ने हमसे म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया ही नहीं, उन्होंने हमसे कोई गारंटीज डिफेंस करने की मांगी ही नहीं। अगर वो मांगते तो हम डेफिनेटली उनको देते, और वो हमसे शायद ये एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। अब यहाँ पर एक चेंज आ गई है ईरानियन थिंकिंग में इसराइल ईरान जंग के बाद। अब ईरान एक डिफेंसिव अरेंजमेंट में लगता है जाना चाह रहा है, और न्यूज़ वीक में इसके हवाले से एक बहुत डिटेल स्टोरी छपी है 22 जुलाई को, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि ईरान अब एक बहुत क्लोज़र डिफेंस कोऑर्डिनेशन करना चाहता है रूस के साथ और चीन के साथ। और रूस के साथ इस वक्त 2 मुख्तलिफ थिएटर्स के अंदर ईरानियंस जो हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। एक कैस्पियन के अंदर कर रहे हैं, और एक मेरा ख्याल है कि गल्फ़ ऑफ ओमान या समथिंग, वहाँ पर भी उनकी चाइनीज़ और रशियंस के साथ एक्सरसाइज, एक तरफ सिर्फ रशियंस के साथ एक्सरसाइजेज हो रही हैं कैस्पियन में, और एक तरफ गल्फ़ के अंदर, यही मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी चाइनीज़ और रशियन दोनों के साथ उनकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। तो एक इस चीज़ को जहन में रखें। दूसरा जो मैंने गलत कह दिया था कि E3 के साथ जो मीटिंग है जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ, वो इस्तांबुल में हो रही है
कल के दिन यानी जुम्मे के दिन वो मीटिंग हो रही है जहां इन तीनों यूरोपियन कंट्रीज़ की ये कोशिश है कि ईरान के साथ 2015 का जो JCPO था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसकी तरह का एक एग्रीमेंट जो है वो तय पाया जाए। उस वक्त ईरान को 3.75% यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन थी और अब अमेरिका का ऑफ़र ये है कि एक कंजोर्शियम हो जिसमें कतर भी हो, उसमें सऊदी अरब भी हो, उसमें ईरान भी हो और एक पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट के कंजोर्शियम जो है वो आपस में शेयर करे और आपस में मदद करे। ईरानियंस इसे डिफाई कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ईरानियंस की असल कोशिश ये है कि वो ये कहते रहें कि हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट करनी है, वेपन उनको लगता है कि ख़तरनाक है उनके लिए बनाना, इस रास्ते पे चलना, लेकिन वो एक लेवरेज अपना रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मगरब की और अमेरिका की उनके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो हट सकें। दूसरी तरफ इसराइल किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर से वो इकोनॉमिक सैंक्शन जो हैं वो हट सकें। अब इस सर्कमस्टांसेस में या बड़ी इंटरेस्टिंग मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि मसूद पेज़ेश्कियान ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ये कहा है कि ईरान और इसराइल की जंग जो है वो बस उसमें एक पॉज आया है, जैसे हिंदुस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये एक हेल्ड इन एबेंस है ऑपरेशन सिंदूर। तो ईरान के प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई है, हमें पूरा एहसास है कि ये किसी भी वक्त दोबारा छिड़ सकती है और हम एक तरह से हालत जंग के अंदर हैं और हम मुकम्मल तौर पे जो है इसके लिए तैयार हैं कि किसी वक्त ये जंग दोबारा शुरू हो सकती है। उनका कहना यह है कि हमें जो जंग हमारी हुई है इसराइल के साथ 12 दिन की, उसमें इसराइल ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, लेकिन हमने भी इसराइल के अंदर डीपर वार किया है, उससे इसराइल को भी बहुत नुकसान पहुँचा है, लेकिन इसराइली उसको मानते नहीं हैं। ईरानी कहते हैं कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो खुल के इसको मान भी रहे हैं। एक चीज़ और भी नोट करने वाली है, वो ये है कि जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में ये क्लेम किया, उनकी टीम ने क्लेम किया, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये क्लेम किया, पेंटागन ने क्लेम किया कि हमने बहुत ईरान की जो तनसीबात हैं उन्हें तबाह कर दिया गया। अमेरिका के ज़राए इब्लाग ने और इसराइली ज़राए इब्लाग ने शक का इजहार किया कि उतना नुकसान हुआ नहीं है ईरान को जितना कि अमेरिका में ये डोनाल्ड ट्रंप का उसके बारे में क्लेम। अब गुज़श्ता चंद दिनों से मसलसल मैंने पिछले वीलॉग्स में भी इसका जिक्र किया था कि ईरानियन ऑफिशियल्स बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया फॉक्स को, अब्बास अरागची का ये कहना था कि हमें बेइंतहा नुकसान पहुँचा है, अभी तक हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। ईरान का एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन है वो उसकी कंप्लीट असेसमेंट कर रहा है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। कितना पहुंचा है मैं ठीक तरह से कह नहीं सकता। जब हम उसकी असेसमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो हम IAEA के साथ उसको शेयर करेंगे। मसूद पेज़ेश्कियान और अब्बास अरागची दोनों का कहना ये है कि हमने IAEA के साथ अपना एग्रीमेंट ख़त्म नहीं किया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन चूँकि ईरान की मजलिस ने और पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया है कि जब तक मामला सेटल नहीं होते, सिक्योरिटी गारंटी नहीं हो सकती, ख़तरे का हमला रहता है, उतनी देर तक IAEA के इंस्पेक्टर्स का ईरान में कोई काम नहीं है। इसलिए इसी महीने में चंद दिन पहले उन्हें ईरान से निकाल दिया गया। लेकिन अब्बास अरागची और मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ये किसी भी वक्त अगर IAEA चाहेगा कि ये वापस आएँ और IAEA हमें रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसके कंसर्न्स देख सकते हैं। उन्होंने इस ऑप्शन को भी उन्होंने यहाँ पर खुला हुआ रखा। अब इस सारे बैकग्राउंड के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी है, बहुत डिटेल न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानियन ऑफिशियल्स के ज़रिए ये क्लेम किया है और एनालिसिस ऑफ़र किया है कि इसराइल मसलसल सीज़फायर होने के बाद ईरान के अंदर ख़ासी खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी करा रहा है और सैबोटाज करवा रहा है सिविलियंस के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के ख़िलाफ़। और ये एक ऐसी सैबोटाज है, टेररिज्म है, जिसे ईरान एक्सेप्ट पब्लिकली नहीं कर रहा, बिकॉज़ ईरानियों को समझ ही नहीं आ रही कि अगर इस सैबोटाज को, टेररिज्म को वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये इसराइल कर रहा है तो फिर उन्हें इसका कोई जवाब देना पड़ेगा अपनी पॉपुलेशन में। सो ईरानियन मिनिस्ट्रीज़ और गवर्नमेंट्स जो हैं दे आर गोइंग टू ह्यूज लेंथ्स इन सेइंग दिस कि ये गैस का रिएक्टर हो गया है, ये पुरानी तनसीबात थी, ये इक्विपमेंट पुराना था, यहाँ गैस की वजह से एक्सप्लोजन हो गया है, इक्विपमेंट फट गया है, बिल्डिंग गिर गई है वगैरह वगैरह। लेकिन तकरीबन 100 के करीब ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे कहीं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर गैस के सिलेंडर फट गए हैं, कहीं बम का धमाका हो गया है, कहीं कोई गाड़ी फट गई है और उसमें लोग मर भी रहे हैं। और एक जोक जो है इस वक्त ईरान के अंदर बन रहा है कि नेतन्याहू जो है उसने गैस के सिलेंडर की शक्ल में नेतन्याहू की शक्ल है और इसको छुपाया जा रहा है। अब आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि जब ईरान के सदर का हादसा हुआ था, उनकी उसमें वो जाँ बहक हुए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो बाकी सारी दुनिया कहती थी कि नहीं ये क्रैश ही हुआ है और ईरान की गवर्नमेंट ने भी कहा कि ये क्रैश हो गया है, ये एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उस वक्त ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एनालिसिस ये कहा था कि मुझे ये शक है
कि ये इसराइल की कार्रवाई है और ईरान इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा कि अभी अभी उनकी एक मिसाइल एक्सचेंजेस की जंग ख़त्म हुई है और अब ईरान के पास इस वक्त ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो इसराइल से दोबारा लड़े। तो ईरानियंस को समझ तो आ गई है कि उनके सदर के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है वो हादसा नहीं है बल्कि वो टेररिज्म है, लेकिन वो इस कैपेसिटी में नहीं है और वो पॉलिटिकली नहीं चाहते कि वो उसके ऊपर रिएक्ट करें। अब वही सूरत हाल दोबारा है कि इसराइल मसलसल ईरान के अंदर 100 से ज़्यादा वाक़यात कर चुका है दहशतगर्दी के, जिसमें असैसिनेशंस भी हैं, जिसमें पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन ईरान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बॉटम लाइन इसकी क्या है? बॉटम लाइन ये है कि हम एक दोबारा से एक जंग के धाने के ऊपर खड़े हैं और किसी भी वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान में एक्टिव हॉस्टिलिटीज़ दोबारा से शुरू हो सकती हैं। ये मैं आपको पहले से वार्न कर रहा हूँ कि अगले चंद हफ्ते इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब क्विक कमेंट है कि हिंदुस्तान में वैसे तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुल्क ही बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान के एक जो हेडलाइन इस वक्त चल रही है कि हिंदुस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो चले गए, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जगदीप झंकार, जो इफ़ आई करेक्टली प्रोनाउंस हिज नेम, जगदीप झंकार ने कहने में तो ख़राबी सेहत की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं उम्र भी उनकी 74 बरस की है, लेकिन जो उसके बारे में एनालिसिस छपा है हिंदुस्तान के अखबारात, उससे पता चलता है कि वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे और बहुत डिसअपॉइंटेड थे। वो ये समझते थे कि उन्हें वो इज़्ज़त ही नहीं दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने और गवर्नमेंट ने जो उससे पहले के वाइस प्रेसिडेंट्स को मिलती थी। और जब से वो वाइस प्रेसिडेंट बने, मेरा ख्याल 3 साल से, तो उन्हें सिर्फ 4 फॉरेन ट्रिप्स मिले, जबकि उनके प्रेडिसेसर्स जो हैं वो उनको 5 बरस में तकरीबन 13 से 14 औसतन फॉरेन ट्रिप्स मिलते थे और उनको प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता था, उनको कोई अहम जगहों पर बुलाया भी नहीं जाता था। अप्रैल की 21 तारीख को जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, जो हम मनसब बनते हैं हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट के, वो जब वहाँ पहुँचे तो बाकी सब ने अपनी मुलाकातें उनको फिट की, सो मच हो कि उनके साथ मीटिंग्स और डिनर और जो वगैरह जो थे उसमें हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया ही नहीं गया। और उस वक्त हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जहाज़ लेके जयपुर चले गए और फिर जब JD वैंस वहाँ से वापस निकल गए, JD वैंस निकले, तब जगदीप झंकार जो हैं वो वापस दिल्ली पहुँचे। तो उसमें एक कयास ये था कि वो खुद चले गए, लेकिन उसकी असल वजह ये बताई जाती है कि उनको चूँकि बुलाया नहीं गया था तो आउट ऑफ एम्बेरसमेंट वो दिल्ली से बाहर चले गए थे। तो ये वो सच सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें दिल बर्दाश्ता होकर हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर एनालिसिस। ताहम स्पेकुलेशंस बहुत हो रही हैं टेलीविज़न मीडिया पर कि असल वजूहत इसकी क्या हुई हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि असल वजूहत उसकी क्या हुई हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।